एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर रेवेन्यू। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भाई रेवेन्यू क्या होता है? आपकी फर्म है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो और उससे जो आपको सेल्स रिसीप्ट मिल रही हैं, उससे जो आपको प्रोडक्ट बेचने से जो पैसे मिल रहे हैं, मनी रिसीप्ट मिल रही है, उसको आप रेवेन्यू कहते हो, है ना। सो इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। ये जो है सेल्स रिसीप्ट या फिर मनी रिसीप्ट होती हैं। अब रेवेन्यू तीन टाइप के होते हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, TR, AR, MR, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि टोटल कितनी रिसीप्ट हमें मिली है, सेल्स रिसीप्ट, एक प्रोडक्ट को बेचने से या फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट को बेचने से, ठीक है, उसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है। एक एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? AR, यानी कि पर यूनिट हमें कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। जैसे कि एक पर यूनिट हमें एक एक यूनिट में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ निकालना है, एवरेज निकालना है रेवेन्यू की, तो होता है एवरेज रेवेन्यू। इसे हम कैसे कहते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमारा AR होता है ना, वो प्राइस के बराबर होता है। अब आप कहोगे कि क्यों प्राइस के बराबर क्यों होता है? तो देखो, अगर मैंने कहा है कि AR जो है वो प्राइस के बराबर है और मैंने आपको ये भी बताया कि AR का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, और टोटल रेवेन्यू का भी क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, है ना। तो अब मैं यहाँ पर यही TR जो है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इसमें लगा देती हूँ, यानी कि AR इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यहाँ पर लगा दिया, और डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गया तो AR इज इक्वल्स टू P आ गया, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। और उसके बाद होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि हमें एडिशनल कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर एडिशनल कितना रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा में, तो हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना चेंज आया टोटल रेवेन्यू में डिवाइड बाय कितना चेंज आया क्वांटिटी में, कि भाई हमने कितना चेंज लाया क्वांटिटी में और हमारे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें हुआ या एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमारा आया उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक लाइक क्वेश्चन भी है, इफ TR रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ 10 चेन, अगर मतलब टोटल रेवेन्यू 10 चेन का कितना है? 1600, ठीक है, कितना है? 1600, और उसके बाद 11 चेन जो है वो बिकी कितने की? 1780 की। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? पहले जो है कितने लाइक इन दोनों को आप माइनस कर दोगे आपके टोटल रेवेन्यू को, और क्वांटिटी में कितना चेंज आया? एक का चेंज आया, यानी कि पहले 11 थी, लाइक अब 11 हुई है, पहले 10 थी, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 180 डिवाइड बाय 1। तो यानी कि अब हमें एडिशनल पैसे कितने हम कमा रहे, क्वांटिटी चेंज होने की वजह से 180 रुपीज़ का हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अब TR हो गया, AR हो गया, MR हो गया, है ना। इनकी फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अब हमें बात करनी है इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी हमने एक क्वांटिटी ले ली कि ये क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सारी बिकी है, यानी कि यूनिट सोल्ड है। अब इनका प्राइस जो है वो ये है, एक क्वांटिटी का प्राइस 10 है, 2 का 9 है, फिर ये 7, 8, 7, 6, 5, 4, यानी कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है वो AR के समान होता है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी सोल्ड हो गई और ये प्राइस हो गया, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या आ जाता है? TR आ जाता है। तो यानी कि 10 1 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, इस तरीके से। और एवरेज रेवेन्यू भी आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बता दिया था। तो इसका जो है वो आपका AR भी आ गया, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि AR जो है वो प्राइस के बराबर है, तो वो आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालोगे आप? कि चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो, पहला वाला तो ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना चेंज आया TR में? 8 का चेंज आया, और यहाँ पर कितना आया चेंज क्वांटिटी में? 1 का चेंज आया, तो 8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 8। समझ में? अब अगली यूनिट का देखो, पहले 18 था, अब 24 है, तो 6 आया, और यहाँ पर 1 का चेंज है, तो 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। तो आपका जो है MR आ गया, और MR देखो लास्ट में नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से आप रिलेशनशिप बताओगे। अब रिलेशनशिप देखो, TR जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पहले तो अच्छे लेवल से इंक्रीज कर रहा था, फिर बाद में बहुत धीरे धीरे लेवल से इंक्रीज कर रहा है, और फिर बाद में घटना स्टार्ट हो गया, तो ये तो TR का है ना। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू देखो, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो घटे जा रहा है, फिर एक टाइम पे वो 0 हो गया, और उसके बाद एक टाइम पे वो नेगेटिव हो गया।
ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप। और एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर होता है और ये जो है वो घटे जा रहा है। तो ये हो गया AR का रिलेशनशिप, ये अभी आगे आएगा। हम रिलेशनशिप जो है वो TR, MR और AR में दो कंडीशन के अंडर पढ़ते हैं, जब प्राइस जो है वो सेम होता है और जब प्राइस जो है वो घटता है, जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो ये आउटपुट इंक्रीज कर रहा है और प्राइस जो है वो घट रहा है ना, तो एक तो इस कंडीशन में हम रिलेशनशिप निकालते हैं, और एक मान लो अगर प्राइस जो है वो सबका सेम है और आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक इस कंडीशन में हम रिलेशनशिप निकालते हैं। तो देखो, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट। अब इन दोनों कंडीशन में हम जो है इन TR, AR एंड MR के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। बहुत ईजी है ये। देखो, इसमें ना आपको जब भी आपको रिलेशनशिप निकालनी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। ये टेबल जो है अगर आपको आता होगा तो आप रिलेशनशिप जो है वो चुटकियों में निकाल दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा केस है जब प्राइस जो है वो सेम रहता है, तो आपने यूनिट सोल्ड लिख दी 1 2 3 4 5 और ये हमारी क्यू हो गई, ठीक है। और प्राइस जो है वो आपने क्या कहा था, सेम है 5 5 5 5 5, ठीक है। प्राइस और AR सेम होता है, ठीक है। और TR जो है वो कैसे आ गया, 5 1 5 5 2 10, तो TR आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा, देखो, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन प्राइस। तो पहले वाला तो ब्लैंक हो जाएगा, इन्होंने गलती से 5 लिख दिया तो आप ब्लैंक कर सकते हो इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, चेंज इन TR कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया, और चेंज इन क्वांटिटी कितना चेंज आया, 1 का। 5 डिवाइड बाई 1 इज 5, तो सबका यही होगा क्योंकि 5 5 का ही गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, AR भी सेम है, प्राइस भी सेम है और MR भी सेम आ रहा है और TR जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप रिलेशनशिप कैसे बताओगे कि रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। अभी हमें TR और MR के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो यहाँ पर देखो एक कर्व बनेगा, ये देखो, प्राइस AR और MR जो है वो सेम है 5 पे, ठीक है। तो इसलिए वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बेसिकली बनेगा जो कि पैरेलल होगा x एक्सिस पे, और ये यूनिट सोल्ड जो है वो हमारी आ गई x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो TR और MR के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है जब प्राइस जो है वो हमारा सेम है। अब ये देखो, जब प्राइस सेम है तो फर्म जो है कि कोई भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बेच ले, प्राइस जो है मार्केट में फिक्स कर रहा है। तो जो AR है और जो MR है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस पे पैरेलल है, और TR जो है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। TR जो है वो एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। ये देखो, अगर हम इसी का TR का कर्व बनाएंगे तो TR की जो लाइन है वो ऐसे बनेगी, 0 पे 0, 5 पे 1 पे 5, ये देखो 1 पे 5 आ गया, फिर 2 पे 10 आ गया। तो TR का जो कर्व है वो ऐसे बनेगा और AR और MR का कर्व ऐसे बनेगा। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि देखो TR जो है वो इंक्रीज कर रहा है, TR जो है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, और जो P प्राइस AR और MR का जो स्लोप है वो एकदम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के। तो ये 3 रिलेशनशिप आपको बतानी है, ठीक है। अब इसी में अगर आपको AR और MR के बीच में रिलेशनशिप बताना है तो आप यही बोलोगे कि AR और MR का जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस पे, और तीनों की तीनों जो है प्राइस AR MR जो है वो सेम है जबकि आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप आप बताओगे। अब मान लो हमारा केस 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो, हम केस 2 की तरफ चल रहे हैं कि जब आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है। तो इस केस में हमारा TR और MR के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा और MR और AR के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। देखो, तो हमारा जो है आउटपुट इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 5, और जो प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है, लाइक 5 4 3 2.25 ले लिया और 1, है ना। अब TR में निकालूंगी, अब AR जो है वो प्राइस के इक्वल होता है, तो ये प्राइस ही है और एक क्वांटिटी हो गई मेरी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो TR आ जाएगा मेरा, और उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी जो है वो मैंने निकाल दिया, 5 डिवाइड बाय 5 और 8 में कितना फ़र्क है, 3 का, और इन दोनों में कितना फ़र्क है, 1 का। तो यानी कि 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 3। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या TR और AR के बराबर भी रख सकते हो, ठीक है। वैसे ब्लैंक छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो 3 1 0 और -4 आ गया। अब मैं जो हूँ दोनों का स्लोप बना दूंगी, TR का स्लोप यहाँ पे बना दूंगी, इसको मैं x एक्सिस पे लूँगी और TR वाली लाइन को मैं y एक्सिस पे लूँगी और इसका स्लोप बना दूंगी, ठीक है। और MR वाले को भी मैं स्लोप बना दूंगी, यूनिट सोल्ड को x एक्सिस पे रखूंगी और मार्जिनल रेवेन्यू को y एक्सिस पे। तो इसका कुछ कर्व जो है इस टाइप से बन रहा है दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो इसका रिलेशनशिप क्या हुआ, जैसे जैसे जब हमारा आउटपुट बढ़ रहा है और प्राइस जो वो घटे जा रहा है, प्राइस फॉल व्हेन द आउटपुट इंक्रीज, ठीक है। और रिलेशनशिप हम बता रहे हैं TR और MR के बीच में। तो यहाँ पर देखो, जब जैसे जैसे MR जो पॉजिटिव था तब तक TR जो है वो इंक्रीज कर रहा था। जब MR 0 हुआ तो TR जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था, यानी कि जैसे देखो यहाँ पर जब हमारा
एम आर जो है वो 0 हुआ इस पॉइंट पे, तो टी आर जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था, ठीक है। जैसे ही एम आर जो है वो नेगेटिव हुआ तो टी आर भी जो है वो फॉल करना स्टार्ट हो गया, और टी आर का फॉर्मूला लिख दिया और एम आर का फॉर्मूला लिख दिया, तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया टी आर और एम आर के बीच में, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हमें अगर सेम हमें वो बताना हो कि ए आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशनशिप है जब हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है और प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है। अब यहाँ पर देखो तो आप इस तरीके से सेम कर्व बनाओगे, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की जगह ए आर का आप वो बना सकते हो, व्हाट वी कॉल दैट, ग्राफ बना सकते हो, और बोलोगे कि जैसे जैसे जो एम आर है वो पॉजिटिव था और डिक्रीज कर रहा था, वैसे ही ए आर भी जो है वो डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, एक इंक्रीजिंग लेवल पे। फिर जब एम आर जो है वो हमारा 0 हुआ तो उसके बाद जो ए आर है वो डिक्रीज तो कर रहा था लेकिन डिक्रीजिंग लेवल से। उसके बाद जब एम आर जो है वो नेगेटिव हो गया तब ए आर जो है वो अपने एकदम डाउनवर्ड पॉइंट पे आ गया। इसकी लाइंस भी देखो यहाँ पर है, जो एम आर का कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर है, यहाँ पर देखो एम आर जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीप कर रहा है और ए आर का जो कर्व है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, एम आर के कर्व से। तो ए आर जो एम आर का कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर है देन द ए आर कर्व, और ए आर जब फॉल कर रहा है, जब देखो ए आर जो है वो फॉल कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए आर जो है जब वो फॉल कर रहा है तो लेकिन जो एम आर है वो जब ए आर भी फॉल कर रहा है तो वो एम आर से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ज़्यादा बड़ा है 3 से, 3 जो है वो बड़ा है 1 से, तो ए आर जो है ग्रेटर देन है एम आर से जब दोनों के दोनों फॉल कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप पॉइंट क्या बता सकते हो, दोनों के आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि ए आर का फॉर्मूला क्या है, एम आर का फॉर्मूला क्या है, और एम आर कैन फॉल टू 0 एंड नेगेटिव, लेकिन ए आर जो है हमेशा पॉजिटिव रहा है। एम आर आप देख लो 0 भी हुआ है, ये देखो 0 भी हुआ है, नेगेटिव रहा है, लेकिन ए आर जो है हमेशा पॉजिटिव रहा है, तो ये लाइन आप बता सकते हो। और उसके बाद और क्या है, एम आर कर्व ऑलवेज रिमेन बिलो द ए आर कर्व, जो एम आर का कर्व है वो हमेशा ए आर के नीचे ही रहा है, इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारे पॉइंट्स हो गए रिलेशनशिप के। ये जो 4 पॉइंट्स है ये आप ए आर और एम आर के रिलेशनशिप के बता सकते हो जब प्राइस जो फॉल कर रहा है राइजिंग इनपुट के साथ, और ये जो 4-5 पॉइंट है ये आप बता सकते हो जब टी आर और एम आर की रिलेशनशिप आप बताओगे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली यही है। और उसके बाद जब प्राइस सेम था तब वो भी मैंने आपको बता दिया ए आर और एम आर। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, एक स्केड्यूल बनाओगे, उस स्केड्यूल के हिसाब से जिसकी रिलेशनशिप मांगी हुई है एम आर की ए आर की, या फिर ए आर की टी आर की, या फिर टी आर की एम आर की, उनका इस स्केड्यूल में से देख के स्लोप बना दोगे, और उस स्लोप को देखकर और इस स्केड्यूल को देख के 4-5 पॉइंट जो है रिलेशनशिप के लिख दोगे। और स्टार्टिंग में ये भी डिफाइन कर देना कि टी आर और एम आर जो है वो क्या होते हैं या ए आर क्या होता है, इस टाइप से अपना लेंदी एक आंसर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। ये देखो टी आर इज इक्वल टू टी सी, ये जो है वो टी आर का कर्व है और ये टी सी का कर्व है, और ये जो वाला जो पॉइंट है जहाँ पर टी आर और टी सी इंटरसेक्ट हो जाते हैं और वो इक्वल हो जाते हैं, तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट हो जाता है वो 0 हो जाता है, और वो लाइक एट ब्रेक इवन पॉइंट फर्म जो है अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पाता, उनका जो है निल बटा निल हो जाता है कि वो कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा पा रहे, ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और शटडाउन पॉइंट क्या होते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर फर्म जो है अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही निकाल सकती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। अगर हम इन दोनों को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आर आ जाएगा, टी आर डिवाइड बाई क्वांटिटी ए आर होता है, इज इक्वल्स टू टीवीसी डिवाइड बाई क्वांटिटी क्या होता है, एवीसी। अब यहाँ पर शटडाउन पॉइंट में फर्म जो है अपने लॉस इनकर करेगी, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट जो वो निकाल ही नहीं पा रही। 2 कॉस्ट होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, जो मैंने आपको कॉस्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो कि भरनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, वो तो निकाल ही नहीं पा रही, ओनली वेरिएबल कॉस्ट जो है निकल रही है। तो जब ऐसा पोजीशन आ जाती है जब फर्म जो है ओनली वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रही होती है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो नहीं निकाल रही होती है, तो इसलिए फर्म को अपने जो ऑपरेशन है वो शट डाउन करने होते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उनको पे करनी पड़ेगी इफ़ दे आर गेनिंग द प्रॉफिट और नॉट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो आपको बताने इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।